गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सृष्टि के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग का फर्स्ट चैप्टर राजनीति विज्ञान में लोकतंत्र क्यों और लोकतंत्र क्या समाप्त हो गया है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स में सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। हो सकता है कोविड-19 की वजह से पिछले साल की तरह फर्स्ट चैप्टर जो है पालमपुर की कहानी वो फिर इस बार कट जाए, इसीलिए प्रथम चैप्टर मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसका दूसरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, संसाधन के रूप में लोग। ठीक है। संसाधन क्या है? संसाधन वह एक व्यवस्था है जो किसी प्राकृतिक वस्तु को मनुष्य अपने उपयोग लायक, अपने आवश्यकता के अनुसार वस्तु को अपने हिसाब से प्रयोग करने लायक बना लेता है, वही संसाधन कहलाता है। संसाधन प्रकृति द्वारा प्रदत्त निःशुल्क भी हो सकते हैं और मानव निर्मित भी हो सकते हैं। हवा, सूर्य का प्रकाश, जल, ये सब निःशुल्क प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं। आपका लोहा, सोना, चांदी, ये सब प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं और मनुष्य इन्हीं को खनन से, भूमि से निकाल कर अपने उपयोग लायक क्या करता है, बनाता है। अब संसाधन के रूप में मनुष्य की बात कर रहा है तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मनुष्य किस तरीके से अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए एक अच्छा संसाधन बन सकता है। ठीक है। संसाधन के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है, एक शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य मनुष्य को एक अच्छा संसाधन बनाती है, इसी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। पहला पॉइंट हम लोग का इसमें है प्रस्तावना। इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास किया गया है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा तीन चीजें हैं। यदि हम जापान की बात करें जो 1945 में लगभग पूरा टूट चुका था, जब 1945 में 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 पर हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका द्वारा बम गिराया गया। लेकिन जापान की सरकार ने, वहाँ के लोगों ने रोना रोनी के बजाय, भाग्यवाद पे भरोसा करने के बजाय लोगों की, अपने देश के लोगों में शिक्षा पे निवेश किया, प्रशिक्षण ट्रेंड किया उन्हें और शिक्षा चिकित्सा पर विशेष जोर दिया, जिसके कारण वहाँ या विश्व में आज जापान की जो गणना है या जो तुलना होती है अग्रणी या विकसित देशों में होती है। जनसंख्या तब मानव पूंजी में परिवर्तित हो जाती है जब वो क्या कहलाती है, शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा के रूप में उसे प्रोत्साहित किया जाता है। परिचय देखते हैं। जिस प्रकार अन्य संसाधन होते हैं, ठीक उसी प्रकार मानव को भी एक संसाधन के रूप में मान्यता दी जा सकती है, जिसे हम मानव संसाधन कह सकते हैं। जैसे भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में यदि हम सभी बुनियादी बातें जैसे भोजन, शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध ना हो तो यह उनका एक नकारात्मक पक्ष है। इसके विपरीत यदि इसी जनसंख्या को आधारभूत आवश्यकताओं प्रदान करके इनको शिक्षा, प्रशिक्षण और मानव द्वारा पूंजी में परिवर्तित किया जाए तो ये सकारात्मक पक्षों का है। इसका मतलब यही जो मैंने अभी आपको बताया कि यदि हम अपनी जनसंख्या में शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा में इन्वेस्ट करें या इन्वेस्टमेंट करें तो यही क्या कहलाएगा, मानव संसाधन कहलाएगा। मानव पूंजी में निवेश मैंने अभी आपको बताया किस में निवेश करना है, शिक्षा में करना है, स्वास्थ्य सेवाओं में करना है और प्रशिक्षण के लिए करना है। द्वारा ही भौतिक पूंजी को की तरह प्रतिकूल प्रदान किया जा सकता है। यानी जिस तरीके से हम लोग किसी वस्तु को बनाने के लिए उसमें पैसा लगाते हैं, उसमें श्रम लगाते हैं, उसमें फैक्ट्री लगाते हैं या और सारी चीज़ें लगाते हैं, वैसे ही मनुष्य को एक मानव संसाधन के रूप में सही मानव संसाधन विकसित करने के लिए क्या करना पड़ता है, बच्चों में उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। जैसे आपको कोई दुकान खोलनी है, चाय की दुकान खोलनी है, पकौड़ी की दुकान खोलनी है मोदी की तरह, या कोई बिजनेस करना है, बिजनेस करने के लिए ज़मीन चाहिए, घर चाहिए या कोई दुकान खोलना है सारी, तो उनमें हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, समय इन्वेस्ट करते हैं, सोचते हैं। ऐसे ही जो मनुष्य है, छोटा बच्चा है, अगर उसको सही से शिक्षा दें, उसके अच्छी स्वास्थ्य, बार बार बीमार नहीं पड़ता तो अच्छे से पढ़ाई करेगा, समय पे उसको ट्रेंड कर दें पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, साइकिल चलाने के लिए, या 10th पढ़ने के बाद वो ITI कर लेता है, पॉलिटेक्निक कर लेता है या और कुछ। यही है प्रशिक्षण, यानी
उसे ट्रेंड किया जाए तो वो एक अच्छा, जैसे हम लोग अच्छा बिजनेस में अच्छा पैसा लगा समय लगाते हैं तो वो हमारे लिए एक अच्छा रिजल्ट दे के जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम मनुष्यों में यानी अपनी जनसंख्या में फिर बात करता हूँ, शिक्षा की बात करें, प्रशिक्षण की बात करें, या कह सकते हैं चिकित्सा की बात करें, तो ये अच्छा भौतिकवाद के रूप या भौतिक पूंजी की तरह हमें प्रदान कर सकता है। ज़्यादा शिक्षित अथवा अच्छे प्रशिक्षित व्यक्तियों को क्या मिलता है? उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली आय, और साथ में ही ज़्यादा स्वस्थ व्यक्तियों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है। जो मैंने बताया अभी, जो अच्छा प्रशिक्षण रहेगा उसे भी अच्छी वेतन मिलेंगे, जो स्वस्थ रहेगा उसे भी, वो भी अपना क्या करेगा, एक अच्छा अपना लाभ कमा सकता है। हरित क्रांति की बात देखिए दिया नीचे दिया लाइन में, हरित क्रांति की बात करें। हरित क्रांति भारत की क्या है, एक नाटकीय उदाहरण है। जिस प्रकार बेहद उत्पादन प्रौद्योगिकी के ज्ञान के रूप ही हम लोग क्या कर सकते हैं, जो महत्वपूर्ण दुर्लभ भूमि संसाधन है उनकी उत्पादकता में क्या तीव्रता ला सकते हैं। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति भी एक आश्चर्यजनक उदाहरण है कि जिसमें क्या है, मशीनरी और क्या है, मानव पूंजी का अपेक्षा महत्व दिया गया है। इसमें किस प्रकार का स्थान उच्च प्राप्त किया जा सकता है, बताइए। ये सब क्या है? यही है अपने संसाधनों में निवेश। क्या है? अपने संसाधनों में निवेश करना है। ठीक है ना। हम निवेश कैसे करते हैं ये देखेंगे हम लोग। देखिए क्या होता है, उच्च आय में सिर्फ शिक्षित लोगों को ही लाभ नहीं होता, बल्कि इसका लाभ समाज को भी अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है। सत्य तो यह है कि मानव पूंजी उत्पादन के अन्य जो भूमि संसाधन है, जैसे भूमि, पूंजी और श्रम, सब में श्रेष्ठ होता है। अन्य संसाधनों को उपयोगी मानव ही बनाता है, वह स्वयं निष्क्रिय रहते हैं। जैसे पानी ले लो, सोना चांदी, लोहा, लकड़ी, सब ये सब निष्क्रिय ही है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से ही इन्हें क्या करता है, अपने प्रयोग लायक बनाए रहता है। ठीक है। विगत कई दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जाता है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि यह विशाल जनसंख्या देश के लिए ही दायित्व हो। अतः मानव पूंजी में निवेश में क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए और प्रशिक्षण चाहिए। तीनों चीजें अगर किसी जनसंख्या को दी जाए तो क्या कर सकती हैं, इन जनसंख्या को उत्पादक परिसंपत्ति के रूप में बदला जा सकता है। उत्पादक परिसंपत्ति मतलब दूसरों के लिए भी वो संपत्ति पैदा कर सके अपने के साथ साथ। दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि लोग अधिक उत्पादन संसाधन बनने का प्रयास करते हैं। देखिए एक कहानी है, एक सुधीर की है और एक माधव की है। माधव गांव में एक सुधीर और माधव दो मित्र रहते थे। सुधीर की आयु 12 वर्ष की थी, उसकी माता जो क्या थी, एक गृहिणी थी। उसके पिता खेत में काम करते थे। सुधीर अपनी माता जी के काम में हाथ बटाता था। सुधीर के माता पिता चाहते थे कि सुधीर पढ़ाई करे। उन्होंने उसे गांव के विद्यालय में दाखिला दिलवा दिया। सुधीर ने मन लगाकर 10वीं की पढ़ाई की और उसने 10वीं की परीक्षा पास कर ली। आगे उसने ITI में प्रवेश लिया, वह उसमें पास हो गया और ITI में उसे प्रवेश मिल गया। इसके बाद पढ़ाई के लिए उसे 5 किलोमीटर रोज दूर जाना पड़ता था। वह किसी साइकिल या स्कूटर पर बैठ कर जाना पड़ता था, परंतु उसने अपनी मेहनत के बल पर ITI की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। कुछ महीने बाद उसे एक निजी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसके बॉस ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे क्या कर दिया, प्रमोशन कर दिया। यह इसका उल्टा है। क्या है? माधव भी 12 वर्ष का था। उसका सुधीर जी से बताया कि उसका मित्र है। माधव के पिता मछली पकड़ कर बेचते थे। उसकी माँ घर का काम करते थे। पिता के साथ उसकी माँ हाथ बटाती थी। जब वह 5 वर्ष का था तो उसके पिताजी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जब 5 वर्ष का था तो क्या हो गई, उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। अब उसकी माँ को ही घर का खेतों का काम करना पड़ा। अब माधव को उसे पाला पोसा। माधव को पढ़ाई में रुचि नहीं थी। वह घर आकर घर का काम करता था। उसकी माँ को अस्थमा हो गया। अब वह घर का बाहर काम नहीं कर सकती थी। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि अच्छे डॉक्टर के पास जा सके। इसके अभाव में
वह पढ़ाई नहीं कर सका। माधव अपनी माँ की तरह मछली पकड़कर अपना रोजी रोटी का इंतजाम करता था। वह मुश्किल से 200 रुपये प्रतिदिन कमा पाता था। अब देखिए सुधीर और माधव की कहानी। क्या दोनों मित्रों के बीच कोई अंतर पाया? दोनों व्यक्तियों के अध्ययनों से हमने यह पाया कि सुधीर विद्यालय जाता था जबकि माधव विद्यालय नहीं जाता था। सुधीर शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ था जबकि माधव कमजोर और अस्वस्थ था। सुधीर ने ITI से पढ़ाई की और नौकरी प्राप्त कर ली जबकि माधव ऐसा नहीं कर सका। सुधीर ने पढ़ाई करके अपनी कार्य क्षमता बढ़ाई। माधव ने वही कार्य किया जो उसके पिता करते थे। अपने पिता के बाद परिवार के भरण पोषण के लिए उसकी जो कमाई थी वो काफ़ी कम थी। एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया हो वह भविष्य में उच्च आय और समाज को बृहद योगदान दे सकता है। प्रायः देखा गया है कि शिक्षित माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऐसा करने का कारण यह है कि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा के लिए काफ़ी उनके पास अनुभव है। इसके विपरीत स्वयं भी अस्वच्छ और अशिक्षित और असुविधाओं से वंचित रहने वाले माता पिता एक दुष्चक्र अर्जित कर लेते हैं और अपने बच्चों को इन सभी सुविधाओं से वंचित रखते हैं। उन्हें ये सारी चीज़ें क्या बकवास लगती हैं। जापान जैसे देश अपने मानव संसाधन पर ही निवेश किया, जैसे मैंने शुरू में बताया बच्चों, क्योंकि उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। जापान एक धनी और विकसित देश आज है। जापान के लोगों ने अपने शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष निवेश किया और प्रशिक्षण पे, और परिणाम सबके सामने है। ठीक है ना। आर्थिक क्रियाएं मतलब जो जिन कामों से करके आप अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। सुधीर और माधव की भांति ही लोग भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में क्या है लगे हुए हैं। हमने देखा कि माधव मछली पकड़ता था जबकि सुधीर नौकरी करता था। लोगों द्वारा धन अर्जित करने की किए जाने के कार्यों को आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। इन तीनों क्रियाकलापों को हम अलग अलग क्षेत्रों में बांट सकते हैं। 3 क्षेत्र मुख्यतः हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र। क्या है प्राथमिक क्षेत्र? क्या है प्राथमिक क्षेत्र? है प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में उन सभी गतिविधियों को लिया जाता है जो प्राकृतिक रूप से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होते हैं। यानी प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से जो चीज़ें प्राप्त होती हैं वो क्या कहलाती हैं? प्राथमिक क्षेत्र हैं। इसके अंतर्गत वनों से संबंधित, कृषि से संबंधित चीज़ें, पशुपालन, मछली पालन, खाद्यान्न यानी खनन, कोयला, लोहा खनन, ये जो खनन खुदाई से मिला, दूध, डेयरी से संबंधित, मुर्गी पालन से संबंधित, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं? प्राथमिक क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं इसे। प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है ना। देखिए प्राइमरी क्षेत्र में फिर से समझ लीजिए, प्राइमरी क्षेत्र में या प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और कृषि से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप होते हैं सारे, जैसे मुर्गी पालन, मछली पालन, पशुपालन, दूध का बिजनेस, खुदाई का बिजनेस, ये सारी चीज़ें। द्वितीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें क्या है? बिजनेस, व्यापार से संबंधित चीज़ें हैं जो क्या करता है? एक वस्तु को दूसरी वस्तु में क्या करता है? परिवर्तित करता है। जैसे आपने गेहूं के आटे से, गेहूं से ब्रेड बनाया, गेहूं से बिस्किट बना, गेहूं से और सारी चीज़ें बनी, ये सारी चीज़ें क्या है? ये काम करता है। या परिवर्तन मनुष्यों और मशीनों द्वारा होता है। इसके अंदर उत्खनन और विनिर्माण होता है। कोई चीज़ें बनी हुई उसको दोबारा बनाया जाए। तृतीय क्षेत्र जो दोनों क्षेत्रों की सेवा करता है, जो क्या करता है? दोनों क्षेत्रों यानी प्रथम और द्वितीय क्षेत्रों की सेवा करता है, वो क्या कहलाता है? आपका तृतीय क्षेत्र कहलाता है। ये सेवाएं द्वितीय क्षेत्रों को श्रमिकों को कुशलता प्रदान करती है। इसके अंतर्गत व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन आदि सेवाएं सम्मिलित हैं। ये सभी क्रियाएं जिनसे अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के सेवाओं का प्रभाव होता है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। यह क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में क्या करती है? बढ़ोतरी करती है। और आर्थिक क्रियाएं मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, एक बाजार क्रिया, एक गैर बाजार क्रिया। ठीक है ना। इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे।